ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? 650 गांव आदिवासियों के जला दिए। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश करी। 16 आदिवासियों का कत्ल पुलिस ने किया था। उस मामले में हमने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप जांच कराइए किसने मारा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच नहीं कराई और कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं और मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना किस बात का? कि हम कोर्ट में क्यों आए? क्या इंसाफ मांगना जुर्म है? अगर इंसाफ मांगना जुर्म है तो कोर्ट क्यों बनाए गए हैं? तो कोर्ट को ताला मार दीजिए और देश की जनता से कह दीजिए कि कोर्ट बंद, अब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस मुल्क में इंसाफ खत्म। जैसा माहौल बना हुआ है, क्या गांधीवाद है जो उसकी विचारधारा है, उसके साथ सभी मसले हल हो सकते हैं? देखिए, आज आरएसएस का जो आईटी सेल है वो क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजता है कि बराबरी की मांग करने वाली औरतें खराब हैं, ये हमारी संस्कृति की दुश्मन है, ये हमारी परंपरा की दुश्मन है। सरकार अपने जो फौजी कैंप खोल रही है आदिवासी इलाकों में, जो सीआरपीएफ और बीएसएफ और डीआरजी के कैंप खोले जा रहे हैं, इसको खत्म किया जाए। खतरा बिल्कुल नजदीक है और रियल है। मैं कोई काल्पनिक खतरा आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में तो गांव-गांव में सीआरपीएफ के कैंप खुल गए हैं 2-2 किलोमीटर पे। आपके पंजाब आने में ज्यादा टाइम नहीं है। पंजाब में भी यही हत्याकांड और ये सारे मानवाधिकार के हनन शुरू हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ जुड़े हुए हो दुनिया ਦੇ ਨਾਲ। मैं मनदीप। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर स्वागत है जी। धन्यवाद। तो कैसा लगा पंजाब आकर? मैं पंजाब तो बहुत सालों से आ रहा हूँ, 2010 से तो लगातार आ रहा हूँ, और पंजाब में जो प्यार और समर्थन मिला है आदिवासियों के बारे में, वो बहुत हृदय को प्रसन्नता देने वाला है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जेकर मैं पंजाबी में सवाल करूँ समझोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ? देखिए, मैं तो आदिवासियों के लिए काम करता हूँ, आदिवासियों की सेवा करता हूँ, और हम लोग वही कर रहे थे 1992 में। मैं और मेरी पत्नी वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे हमने छत्तीसगढ़ में रहना शुरू किया, आदिवासियों के गांव में। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि, इन मुद्दों पर काम कर रहे थे। और फिर जब नई आर्थिक नीतियाँ आईं और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ गरीब देशों में घुसने लगीं, वहाँ के संसाधनों पर कब्ज़ा करने लगीं, छत्तीसगढ़ में भी बड़ी कंपनियां आईं और उनके लिए सरकार ने ज़मीनें खाली कराने के लिए 650 गांव आदिवासियों के जला दिए, और हज़ारों आदिवासियों का कत्ल किया सरकार ने। हज़ारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किए गए फोर्सेस के द्वारा, बच्चों का कत्ल हुआ, बुज़ुर्गों का कत्ल हुआ। तब हम लोगों ने इस ज़बर के, अत्याचार के, राज्य दमन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। हम लोग कोर्टों में गए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह हमने इस अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और उसके कारण हमारे आश्रम के ऊपर सरकार ने बुलडोज़र चला दिया। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश करी, और अभी
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला जो मैं ले गया था जिसमें 16 आदिवासियों का पुलिस ने कत्ल किया था, जिसमें 1.5 साल के बच्चे की उंगलियां काट दी थी, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, उसके नाना का पेट फाड़ दिया, 8 साल की मौसी की गर्दन काट दी। ऐसे 16 आदिवासियों का कत्ल पुलिस ने किया था। उस मामले में हमने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप जांच कराइए किसने मारा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच नहीं कराई और कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं और मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया। जी हाँ, मैं उधर ही आ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਵਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? देखिए, ये जो फैसला आया है 5 लाख जुर्माने वाला, वो मैंने घोषणा कर दी कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा, और वो क्यों नहीं दूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमने इस मुकदमे में ये कहा था कि आप जांच करिए कि किसने मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहला आधार ये दिया कि पुलिस ने FIR लिख ली थी, चार्जशीट फाइल कर दी थी, आपको पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा करना चाहिए था। आपने सुप्रीम कोर्ट आकर के कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है। तो हमारा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले हैं, हाई कोर्टों के फैसले हैं कि जिस मामले में पुलिस आरोपी है उस मामले की जांच पुलिस नहीं कर सकती। इस मामले में आदिवासियों का कहना है कि हमारे परिवार के लोगों का कत्ल पुलिस ने किया है, तो इस मामले की जांच पुलिस कैसे करेगी? पुलिस की कार्रवाई पर आदिवासी भरोसा कैसे करेंगे? आदिवासी आए थे कि आप CBI से जांच कराओ, तो आपने जांच क्यों नहीं कराई? और बिना जांच किए आपको सपना कैसे आ गया कि ये झूठा है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 पेटिशनर में से 6 पेटिशनर ने दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में आके ये कहा कि हम मारने वालों को नहीं पहचानते। ठीक है, लेकिन वो 6 के 6 आदिवासी पेटिशनर किडनैप किए गए थे पुलिस के द्वारा। उस किडनैपिंग का वीडियो है, जो वीडियो की CD हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। जिन पत्रकारों ने वो CD बनाई उनके एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया कि हमारे सामने पुलिस ने किडनैप किया है आदिवासियों को। किडनैप किए गए लोगों से ये कहलवाया गया कि हम नहीं पहचानते। ठीक है, ये कह दिया उन्होंने, लेकिन ये तो जांच होनी चाहिए कि मारा किसने। कत्ल तो हुआ ना, 16 लोगों का कत्ल हुआ, किसने मारा? तो ये जांच क्यों नहीं कराई आपने? और फिर आप हम पे 5 लाख जुर्माना लगा रहे हो। जुर्माना किस बात का? कि हम कोर्ट में क्यों आए? क्या इंसाफ मांगना जुर्म है? अगर इंसाफ मांगना जुर्म है तो कोर्ट क्यों बनाए गए हैं? तो कोर्ट को ताला मार दीजिए और देश की जनता से कह दीजिए कि कोर्ट बंद, अब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस मुल्क में इंसाफ खत्म। कहिए आप, जब कोर्ट खुला है तो लोग आएंगे, और जब लोग इंसाफ मांगने आएंगे तो आप उन पर जुर्माना लगाएंगे। हमने कहा हम आपकी ये बात कबूल नहीं करेंगे कि इंसाफ मांगना जुर्म है। हम आपको ये जुर्माना नहीं देंगे, और जब कोई जुर्माना नहीं देता तो आप उसकी प्रॉपर्टी कुर्क कर देते हो। तो प्रॉपर्टी मेरे पास कुछ है नहीं, ना मेरा मकान है, ना मेरी ज़मीन है। मेरे पिताजी गांधीवादी थे, उनके पास भी कोई, उन्होंने भी ज़मीन नहीं ली, ना मकान बनाया। भूमि, उन्होंने 20 लाख सरकारी एकड़ ज़मीन बांटी गरीबों में, मिनिस्टर रहे, लेकिन खुद भूमिहीन रहे मरते दम तक। मैंने कहा मैं भी भूमिहीन हूँ, मकान भी नहीं है, तो आप मेरी प्रॉपर्टी तो कुर्क कर नहीं सकते। हाँ, जिस्म है, इसे आप कैद कर सकते हो, तो आप मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं जुर्माना नहीं दूंगा। 4 हफ्ते का टाइम दिया था मुझे सुप्रीम कोर्ट ने, 4 हफ्ते बीत चुके हैं। अच्छा हिमांशु जी, आपको क्या लगता है कि अब जैसा माहौल बना हुआ है, क्या गांधीवाद है जो उसकी विचारधारा है, उसके साथ सभी मसले हल हो सकते हैं? जहाँ जैसे नक्सलियों ने, वहाँ पर आदिवासियों ने हथियार उठाए हैं, यही एक हल रह गया? देखिए, सवाल ये है कि हल होता कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है? हल की प्रक्रिया ये है कि पहले आप समस्या को समझिए,
समस्या को एनालाइज करिए, फिर आप ये देखिए कि इसका हल क्या है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करिए, और उसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन जनता करेगी। तो आप जनता को इकट्ठा करिए। अभी क्या हो रहा है, अभी पूंजीवादी ताकतें इन हिंदुत्ववादी फांसीवादी ताकतों के साथ मिलकर के बस्तर के जंगलों पर कब्जा कर रही हैं, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के जंगलों पर कब्जा कर रही हैं। लेकिन ये यहाँ रुकेंगी नहीं, ये पंजाब में भी आएंगी, ये यहाँ की ज़मीनों पर भी कब्जा करेंगी, क्योंकि पूंजीवाद अगर रुकता है तो मर जाता है, वो फैलता ही फैलता है, तो वो फैलेगा। वो भारत का पूंजीपति भारत की कृषि भूमि पर कब्जा करेगा, और ये आपके यहाँ भी आएगा, और आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी गांव-गांव में सीआरपीएफ बैठेगी, और यहाँ के लोगों को भी वैसे ही मारा जाएगा जैसे आदिवासी इलाकों में मारा जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जाए। तो ये जो पूंजीवाद है ये क्या करता है, ये जनता को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। ये इस पुरुष को स्त्री के खिलाफ खड़ा कर देता है। आप देखिए आज आरएसएस का जो आईटी सेल है वो क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजता है कि बराबरी की मांग करने वाली औरतें खराब हैं, ये हमारी संस्कृति की दुश्मन हैं, ये हमारी परंपरा की दुश्मन हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये देशद्रोही हैं। तो पुरुष को स्त्री के खिलाफ खड़ा कर देता है, जातियों को जातियों के खिलाफ खड़ा कर देता है, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ खड़ा कर देता है। तो समाज को बांट देता है ये, ताकि समाज इस खतरे का मूल्यांकन ना कर सके और इसके खिलाफ लड़ने की रणनीति ना बना सके। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है समाज को एक करें, एक करके समाज रणनीति बनाए कि हमें इस पूंजीवाद को, इस सैन्यीकरण को, इस फांसीवाद को कैसे रोकना है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं हमें अभी हथियार की ज़रूरत है। तो हम मिलकर के अपनी एकता के हथियार से, अपनी समझ के आधार पर हम इन ताकतों को हराएंगे। इस फांसीवाद, पूंजीवाद को हरा करके सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे, मानव अधिकारों को बचाएंगे। अच्छा, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਂਦਾ? देखिए, मेरा काम है, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है। तो मेरा रास्ता अहिंसा का रास्ता है, डेमोक्रेसी का रास्ता है, संविधान का रास्ता है। बाकी मेरे कहने से कोई बदलता नहीं है। मैं किसी को उपदेश नहीं देता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अपना रास्ता तय करता हूँ, अपने रास्ते चलता हूँ। जो आदिवासी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आदिवासियों के साथ अन्याय होता है, उसको मैं मेरे तरीक़े से हल करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरे उपदेश देने से कोई ना हथियार उठाता है, ना मेरे उपदेश देने से कोई हथियार छोड़ देगा। मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि समाज में, एक सभ्य समाज में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार से भी कह रहा हूँ कि सरकार अपने जो फौजी कैंप खोल रही है आदिवासी इलाकों में, जो सीआरपीएफ और बीएसएफ और डीआरजी के कैंप खोले जा रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये लोग गांव में मानव अधिकारों का हनन करते हैं, महिलाओं से बलात्कार करते हैं, निर्दोषों की हत्या करते हैं। तो हम तो सरकार से भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हथियारों की ज़रूरत ही नहीं है, आप भी सैनिक हटाओ वहाँ से। और माओवादियों से भी कहेंगे कि अब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होइए, इनके साथ, जनता के साथ मिलकर के हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? तो मेरे साथ जनता है, मैं जनता को समझाता हूँ। अच्छा, ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਥਾਣੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखिए, मैंने आपको बताया खतरा बिल्कुल नज़दीक है और रियल है जी। मैं कोई काल्पनिक खतरा आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में तो गांव-गांव में सीआरपीएफ के कैंप खुल गए हैं 2-2 किलोमीटर पे। आपके पंजाब आने में ज़्यादा टाइम नहीं है।
पंजाब में भी यही हत्याकांड और ये सारे मानवाधिकार के हनन शुरू हो जाएंगे। आज देश में देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई दो नहीं है कि बस्तर के लोगों का अलग सुप्रीम कोर्ट है और पंजाब के लोगों का अलग सुप्रीम कोर्ट है। सरकार भी कोई दो नहीं है कि बस्तर के लोगों के लिए सरकार अलग है और दिल्ली या पंजाब के लिए अलग है। ना ही लोकतंत्र अलग अलग है, ना संविधान अलग है। तो अगर बचाना है तो पूरे को बचाना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि बस्तर के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और संविधान खत्म हो गया, पंजाब के लिए बचा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ इस गलत फहमी में मत रहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म हुआ तो पंजाब के लिए भी खत्म है। बिल्कुल। अगर लोकतंत्र खत्म हुआ तो पंजाब के लिए भी खत्म है। और ये सारा दमन आपके पास बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। तो लड़ाई भी उतनी ही बड़ी है। अगर हम इसको नहीं पहचान रहे और हम ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमला होगा, कब हम जवाब देंगे, वो लड़ाई पहुंच गई है आपके यहाँ। हिमांशु जी, आप अभी भी वहाँ पर ही काम कर रहे हो छत्तीसगढ़, जहाँ आप कह रहे थे वहाँ से आपको निकाल दिया गया, आप निकाला गया था और फिर 2019 में मैं फिर चला गया हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ, काम करता हूँ और वहाँ की जो बात है वो सारे देश में पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि खतरा पूरे देश में फैल रहा है। जी बिल्कुल। ये खाली आदिवासी इलाकों में नहीं रहेगा। आज आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के घरों पर बिना अदालत के आदेश के बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं। क्या है ये? क्या सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार है कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर तोड़ सकते हैं? लेकिन तोड़ा जा रहा है और अदालतें चुपचाप मुंह बंद करके देख रही हैं। तो किस तरीके से भारत की जुडिशरी को कुचल दिया गया है, ये कितना बड़ा ये खतरा नहीं है? तो ये सारी बातें हमको, अगर जनता को हम बात नहीं करेंगे और जनता को संगठित नहीं करेंगे तो फिर जुडिशरी कैसे बचेगी, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, देश कैसे बचेगा, लोग कैसे बचेंगे? तो ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि हमको फिर अब सारे देश में घूमना पड़ रहा है, लोगों से बात करनी पड़ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे देश में एक साथ लोग उठ खड़े हों और ये जो फांसीवादी पूंजीवादी एक हमला हो रहा है उस हमले को हरा दें। पंजाब आने का फिर यही कारण रहा ਤੁਹਾਡਾ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ? बेशक पंजाब के साथी बुला रहे हैं और लंबे समय से हम यहाँ पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और पंजाब के साथी बहुत अवेयर हैं। यहाँ किसान जत्थेबंदियाँ हैं, मजदूर जत्थेबंदियाँ हैं, महिलाओं के संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, वो सारे मिल कर के उन्होंने आज तक आरएसएस को यहाँ पाँव नहीं जमाने दिए हैं। पूंजीवाद को से लड़ रहे हैं वो लोग। अभी जो किसान बिल लाए गए थे वो किसानों की ज़मीनें छीनने के लिए ही थे, उसको हराया है पंजाब के, हरियाणा के किसानों ने, यूपी के किसानों ने मिल करके। तो ये बहुत अच्छा पंजाब का एक तैयारी है और उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो भी मेरा विनम्र योगदान है वो देने में यहाँ आता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।